बच्चों बेटा नीट 2022 आज हो गया, पेपर एकदम बढ़िया हुआ होगा। बेटा आज हम लोग फिज़िक्स के पेपर को उसको एनालाइज करने चल रहे हैं कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए, उन क्वेश्चंस में क्या वैरायटीज़ यूज़ हुई। बेटा मेरे पास मेरे हाथ में इस समय वही पेपर्स हैं, आपके नीट का पेपर है और उसकी पूरी एक एनालिसिस जो की है मैंने वो है किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए, उनमें कौन से कंसेप्ट यूज़ हुए। ये पेपर पिछली बार के पेपर के कंपैरिजन में फिजिक्स का पेपर ये कैसा था और क्या एक्सपेक्टेड मेरिट जानी चाहिए एंड सो ऑन। तो बेटा एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, उसको पूरा देखो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना कि इससे तुमने क्या सीखा, तुम्हारे कितने काम आया। तो बेटा स्टार्ट करते हैं सीधे। पेपर तो तुम लोगों ने दे ही दिया है, पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, है ना। चलो अब इसको ज़रा एनालाइज करते हैं, ज़रा इस पेपर को एनालाइज करते हैं। पेपर में एग्जामिनर ने किया क्या उसने कुछ नए काम करने की कोशिश की, पेपर में एग्जैक्टली क्या नया था। ठीक है, पेपर बेटा सबसे पहली बात डायमेंशन से हम लोग देखें तो डायमेंशन से 3 क्वेश्चंस पूछ लिए गए। इन जनरल ऐसा नहीं होता था, डायमेंशन से 3 क्वेश्चंस आए। एक क्वेश्चन तो डायमेंशन में सीधे उसने कोई एग्जामिनर ने डायमेंशन दे करके आपसे क्वांटिटी मांग लिया कि कौन सी क्वांटिटी कोई डायमेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है। एक में उसने प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का यूनिट और डायमेंशन वाला जो रिलेशन था वो मांग लिया। हाँ, एक चेंज जरूर किया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोर देन वन ऑप्शन वाले क्वेश्चन, यानी जिसको पहले एम्स पूछा करता था उस पर भी एक क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया। तो बेटा डायमेंशन में कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए इस बार? 3। सिग्निफिकेंट फिगर आसान क्वेश्चन था, इस पर भी आपको एक क्वेश्चन मिला है। सिग्निफिकेंट फिगर पे एक क्वेश्चन मिला है आपको, इजी क्वेश्चन था, ओवरऑल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही था, एक आसान सा क्वेश्चन था। बेटा मैकेनिक्स में अगर हम लोग देखें तो मैकेनिक्स में 9, 1, 10, 2, 12, मैकेनिक्स में 12 क्वेश्चंस पूछे गए। थोड़ा ये सेगमेंट जरूर थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है मैकेनिक्स वाला। मैकेनिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए देखो, उसमें एक तो पूछा गया एक्सटी ग्राफ से रिलेटेड। बेटा एक्सटी ग्राफ दे करके वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रिलेशन मांग लिया गया, यानी स्लोप निकालना था उसमें। फ्री फॉल वाला क्वेश्चन दिया गया कि बॉल को ड्रॉप कर दिया तो फर्स्ट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेकेंड, इनका जो टाइम का रेशियो है वो क्या है। बेटा हाफ GT² वाला कंसेप्ट बैठाना था। फिर इसमें एक क्वेश्चन आया जो लिफ्ट के पावर वाला रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसमें टेंशन दिया था, फ्रिक्शनल फोर्सेस दी थी, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करना था, यानी वो पावर वाला क्वेश्चन था। प्रोजेक्टाइल का भी क्वेश्चन आया, यानी एग्जामिनर ने पेपर को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा है कि हर वैरायटी उसने पूरे को कवर करने की कोशिश की है। हाँ, जो चीज़ नहीं आई है वो आश्चर्यजनक दिख रहा है कि बेटा एक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एक बड़ी यूनिट होती थी, उससे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो पहला हम लोग मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, एक एक करके हम लोग सभी यूनिट्स की बात करेंगे और कितने क्वेश्चंस आए हैं और किस वैरायटी के क्वेश्चंस आए हैं और उनमें क्या कंसेप्ट्स यूज हुए हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल का बेटा क्वेश्चन पूछा गया था कि बॉल को फेंका गया और एंगल वर्टिकल के साथ दे दिया गया, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को, कि अगर जो बच्चे बिल्कुल रटे हुए कंसेप्ट पे चलते हैं उनको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, उन्हें थोड़ा परेशान करने के लिए वर्टिकल से एंगल दे करके फिर हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड मांगी गई। यू कॉस थीटा होती है, लेकिन बस उसको वर्टिकल से ले लेना था अब तुमको। एक क्वेश्चन बेटा सेंटर ऑफ मास से पूछा गया, सेंटर ऑफ मास से, और बड़ा लेकिन ईजी क्वेश्चन पूछा गया, 2 मासेस दे करके और फिर सेंटर ऑफ मास मांग लिया गया, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। वही m1x1 + m2x2 बाय m1 + m2, बहुत ईजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पूछा गया मोमेंटम कंजर्वेशन पे, तुमको मासेस दे दिए गए और फिर वो टूट गए टुकड़ों में, तो 2 मासेस को दे करके तीसरे मास का स्पीड मांग ली गई। तो बेटा ये भी मोमेंटम कंजर्वेशन का एक ईजी क्वेश्चन होता है, तुम्हें पार्टिकल्स के मोमेंटम को बस कंजर्व कर देना था, मैग्नीट्यूड के मामले में कंजर्व कर देना था, ईजी क्वेश्चन था। रोटेशन में 2 क्वेश्चन आए। बेटा देखा जाए तो रोटेशन में रोलिंग को इन्होंने टच नहीं किया, रोलिंग जो कि रोटेशनल मोशन में ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से पूछे जाते रहे हैं अब तक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पूछे जाते रहे हैं अब तक, लेकिन उसको टच ना करके इन्होंने रोटेशन से 2 क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन पूछा एंगुलर स्पीड पर, तो बेटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, फाइनल एंगुलर स्पीड, इनिशियल एंगुलर स्पीड, यानी v² = u² + 2as, वो वाला जो कंसेप्ट था उसी पर बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन मांग लिया और बहुत ईजी क्वेश्चन था वो हम लोग ने जो बेटा फार्मूला रिवाइज करने वाला जो क्वेश्चन हम वो सीरीज डाल रहे थे वीडियो, बेटा उसमें वो क्वेश्चन फार्मूले भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे।
एक क्वेश्चन उससे पूछा, अगेन बेटा रोटेशन का इजी क्वेश्चन था। रोटेशन में जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो तो या तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे या रोलिंग पर, इन दोनों को ही एग्जामिनर ने टच नहीं किया। दूसरा क्वेश्चन पूछा रोटेशन में, ये पूछा रेडियस ऑफ गायरेशन पे। बेटा वो भी एक इजी कंसेप्ट था, रेडियस ऑफ गायरेशन किस बॉडी का, यानी जो उसको इक्वेट कर देना होता है रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, तो वो भी इजी क्वेश्चन था। यानी बेटा रोटेशन जो कि एक टफ चैप्टर होता है, लेकिन उसको इजी, उसके इजी पार्ट्स को बना करके दिया गया। यानी बेटा वो बच्चे जो रोटेशन को बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं, जो टफ चैप्टर्स को छोड़ के चले जाते हैं ये सोच के कि तो बड़ा कठिन है, तो उनको ज़रूर इसमें निराशा हुई होगी, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस थे जो कि अगर उन्होंने सिर्फ फार्मूले को अच्छे से पढ़ के गए होते तो ये क्वेश्चंस वो कर लेते। तो बेटा ये चीज़ मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में इस बात को बोला भी था कि अगर आप किसी चैप्टर को छोड़ रहे हो तो आप कम से कम उसके फार्मूले देख लो, ताकि अगर आसान क्वेश्चन आ जाए तो ना छूटे। फिर बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन, इतना बड़ा चैप्टर, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, उससे एग्जामिनर ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, और वो जो फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस को रिलेट करते हुए कि कितनी देर के बाद वो दोबारा फेज़ में आ जाएंगे। ये बड़ा पुराना, बड़ा घिसा पिटा क्वेश्चन है, आप देखोगे तो कितनी बार के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। बड़ा इजी क्वेश्चन एसएम का पूछा गया। ट्रांसवर्स वेव का भी सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया। इन्होंने साउंड वेव को टच ही नहीं किया, डॉपलर इफेक्ट को टच ही नहीं किया, यानी वो टॉपिक्स जो इन जनरल इंपॉर्टेंट माने जाते हैं उनको इन्होंने टच ही नहीं किया। ट्रांसवर्स वेव का बेटा जो फॉर्मूला पूछा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा, वो बड़ा इजी क्वेश्चन था। वो जो V=√T/μ वाला जो कंसेप्ट होता है, बस उसी को पूछ लिया, यानी टेंशन का रिलेशन दे करके आपसे वेव स्पीड मांग ली गई। बहुत इजी क्वेश्चन। इसी सीक्वेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया पावर का एनर्जी के साथ रिलेशन। उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया कि एक कोई वेव सोर्स है, उसकी पावर दे दी, और ये पूछा कि बताओ 1 घंटे में वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। बेटा अगेन बहुत इजी क्वेश्चन, पावर यानी एनर्जी इनटू टाइम। तो एनर्जी को निकालने के लिए पावर इनटू टाइम, तो बेटा पावर को निकाल लिया, यानी वॉट है, जूल पर सेकंड है, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो एनर्जी आ जाएगी। यानी अगेन बेटा आसान क्वेश्चन, ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक सब आसान चल रहा है। तो ये बेटा हो गया मैकेनिक्स के 12 क्वेश्चंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगेन एक इतनी बड़ी यूनिट है ये, लेकिन इसको समेट दिया एग्जामिनर ने सिर्फ 3 क्वेश्चंस में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछे एग्जामिनर ने। एक पूछ लिया वो जो पोटेंशियल वाला क्वेश्चन है कि कोई स्फेयर है, तो उसमें कोई हॉलो स्फेयर है, चार्ज दे दिया, रेडियस की बात करके फिर पोटेंशियल रिलेट कर लिया। यानी बेटा वो बिल्कुल बहुत आसान कंसेप्ट था। वो किस फॉर्मूले पर था बोलो, KQ/R पे था, बस उसका रेशियो लेकर के पोटेंशियल को रिलेट कर देना था। एक क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। बेटा बहुत ही आसान कंसेप्ट, अगेन 90 डिग्री होता है। ये तो बिल्कुल रटा हुआ होता है बेटा, इसको हम लोग जब रिवाइज कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट्स को, उसमें ये कंसेप्ट आया भी था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसी को डायरेक्टली पूछ लिया एग्जामिनर ने। बेटा अब इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछेगा नीट, वो भी ऑल इंडिया लेवल पर एग्जाम हो रहा है और उस पर वो इतने इजी क्वेश्चन फिजिक्स में रख रहे हैं। ये तो एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तुम सबके लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए। किया होगा तुमने, पक्का किया होगा। तीसरा क्वेश्चन बेटा उसने पूछ लिया एग्जामिनर ने, चार्जेस दे करके इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ रिलेशन। अगेन बेटा वो बहुत इजी क्वेश्चन, KQ/R² लेकर के दोनों चार्जेस का रिजल्टेंट लेने लगा था, इसके अलावा कहीं कुछ था ही नहीं। तो इस तरह से बेटा इलेक्ट्रोस्टैट्स पे 3 क्वेश्चंस पूछे एग्जामिनर ने। कैपेसिटर पर सिर्फ एक क्वेश्चन आया, कैपेसिटर इस पर सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने, और वो जो क्वेश्चन होते हैं जो रीग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर वाले, उस पर कि ये कैपेसिटर को चार्ज किया, फिर किसी दूसरे कैपेसिटर से जोड़ दिया। बेटा कॉमन पोटेंशियल निकालना था, कॉमन पोटेंशियल निकाल करके उसके बाद की टोटल एनर्जी निकाल लेनी थी। यानी पहले का चार्ज, पहले जो चार्ज है कैपेसिटर पे वो चार्ज है, एक पर बॉडी पे चार्ज है, दूसरे पर तो चार्ज है ही नहीं, उसको कंबाइन करना था, कॉमन पोटेंशियल निकालना था। कॉमन कैपेसिटेंस बेटा ऐसे केस में हमेशा कैपेसिटर्स पैरेलल में ही होते हैं, तो ½ C1 + C2 × V², जहाँ V कॉमन पोटेंशियल हो जाता, बात की एनर्जी हो जाती। अगेन इजी क्वेश्चन। इसके बाद बेटा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो एग्जामिनर के पूछे हुए दिख रहे हैं वो है मॉडर्न फिजिक्स से। मॉडर्न फिजिक्स ने एक बार फिर से कह सकते हो आप वापसी की है, घर वापसी की है। मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चंस पहले भी ज़्यादा पूछे जाते थे, लेकिन पिछले साल कुछ कम हुए थे,
इस बार मॉडर्न फिजिक्स से 10 क्वेश्चंस दिख रहे हैं और ये 10 क्वेश्चन भी एग्जामिनर ने बिल्कुल बांट दिए हैं टॉपिक्स में। मतलब पेपर को बनाया तो इजी है, फिजिक्स का पेपर इस बार इजी है, 21 के कंपैरिजन में अगर देखोगे तो वो इजी है, लेकिन उसको बांटा हुआ है, मतलब क्वेश्चंस को बांट दिया है हर यूनिट में से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चलो देखते हैं 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ये 10 क्वेश्चन देखे जाए। चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बेटा क्वेश्चन पूछ लिया गया, वो जो एक बिल्कुल टिपिकल क्लास 12th लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं कि रेडियो वेव की फिर वेवलेंथ क्या होती है, अल्ट्रावायलेट की क्या होती है, गामा की क्या होती है, वो जो वेवलेंथ्स याद करने वाले जो चार्ट होते हैं एनसीईआरटी वाले, बिल्कुल उसी को उठा करके डिट्टो एग्जामिनर ने पूछ लिया। लेकिन हाँ, पूछा कैसे, पूछा उसने कैसे, उसने उठा करके उसको मल्टीपल चॉइस यानी कॉलम वाइज बना करके दे दिया। तो ये एक ज़रूर नई चीज़ किया, जो एम्स करता था वो काम इसने किया, जो काम आईआईटी करता था वो काम इसने किया। तो इस बार देखा जाए तो 2 क्वेश्चंस, हाँ 2 क्वेश्चंस कॉलम बेस बना दिए और 2 क्वेश्चंस असर्शन रीज़न, तो वो भी एक नया काम किया नीट ने इस बार। एक क्वेश्चन पूछा बेटा इसमें रेक्टिफायर पे, तो रेक्टिफिकेशन में जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है, यानी अगर हाफ जो आपने इनपुट दिया उसका आउटपुट के साथ क्या रिलेशन है, उसको सिंपल पूछ लिया गया। बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर एक क्वेश्चन आया जिसने कि सिंपल जो आइंस्टीन वाली जो इक्वेशन है ई इक्वल टू क्या, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, 2 फ्रीक्वेंसीज दे दी, 2 स्टॉपिंग पोटेंशियल्स दे दिए तुमको, और वहाँ पर फिर उससे थ्रेशोल्ड वैल्यू मांग ली गई है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, अगेन वो कल ही 2 इक्वेशंस बना के सॉल्व कर लेना था। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया डी ब्रोगली वेवलेंथ का मोमेंटम के साथ ग्राफ। बेटा ये सब इजी क्वेश्चन क्या लोगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ में लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, इसका मतलब वो हाइपरबोलिक रिलेशन है, वो एग्जामिनर ने पूछ ली। एक क्वेश्चन पूछ लिया वेलोसिटी ऑफ लाइट पर। बेटा हम लोग ये मॉडर्न फिजिक्स में जो जिन जिन कंसेप्ट पर क्वेश्चन आए हम लोग उनकी बात कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट पे पूछ लिया, तो बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट का मीडियम के साथ जो रिलेशन होता है वो तुम्हें पता है, सी का म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के साथ में जो रिलेशन होता है, अगेन उसे हम लोगों ने फॉर्मूला में कवर किया था। अगर किसी बच्चे ने वो जो लास्ट में बेटा जो 6 वीडियो लेक्चर्स डाले गए जिसमें हम लोगों ने फार्मूले के थ्रू रिवीजन किया पूरी फिजिक्स का, अगर उसको अच्छे से कर लिया होगा तो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें मिल गए होंगे उसको। तो फार्मूला बेस था, तो जो काम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करते हैं वो काम यहाँ पे म्यू आर और एप्सिलॉन आर को करना था और बस रेशो लेकर के वी का फार्मूला निकाल लेना था। एक क्वेश्चन पूछा गया मॉडर्न फिजिक्स में ही बोर्स मॉडल पे, तो बेटा बोर्स मॉडल वाला क्वेश्चन बड़ा इजी था। आप जानते हो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम जो होती है वो हाइड्रोजन लाइक एटम -13.6 Z²/n²। अब उसी को एग्जामिनर ने T1 T2 बोल करके कहानी बना दी, खाली 2 शेल्स आपको दे दिया और उनका रेशो मांग लिया। बहुत ईजी क्वेश्चन था अगेन। एक क्वेश्चन आया बेटा मॉडर्न फिजिक्स में ही न्यूक्लियर रेडियस पर। एग्जामिनर ने ये बोला कि एक कोई न्यूक्लियस है और वो 2 डॉटर न्यूक्लियाई में टूट गया है, तो उनके न्यूक्लियर रेडियस का आप रेशियो बताओ। तो बेटा वो भी इजी क्वेश्चन था, क्योंकि न्यूक्लियर रेडियस जो होता है वो मास नंबर की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है। तो बस उसके मास नंबर को रखे पावर 1/3, और कैलकुलेशन ऐसी दे रखी थी एग्जामिनर ने जो कि बहुत ईजी थी, तो बस उसको एडजस्ट कर देना था। आसान क्वेश्चन था। लॉजिक गेट पर एक क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने। बेटा लॉजिक गेट में वो जो सर्किट वो दे दिया था एक हमें फिगर बना करके, और उसमें ट्रूथ टेबल मांग ली थी। तो बेटा बस कुछ नहीं करना था, इनपुट्स आप इधर डाल रहे हो, आपको पता है कि अगर एंड लॉजिक है तो क्या, और लॉजिक है तो क्या आउटपुट आएगा, एंड सो ऑन, बस इनपुट बैठा के आउटपुट निकालते चले आना था। अगेन आसान क्वेश्चन बेटा। ओवरऑल देखा जाए तो फिजिक्स का पेपर 21 के कंपेरिजन में ईजी जा रहा है, तो इसलिए बेटा जो लगता है मेरिट हाई जाएगी। अभी आगे हम लोग इसकी बात और डिटेल में करते हैं, पहले ज़रा पेपर हम लोग को डिस्कस कर लेना है और फिर बताते हैं इसमें कि क्या होना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड दिख रहा है। बेटा पेपर ओवरऑल फिलहाल तो इजी दिख रहा है ना। पीएन जंक्शन का एक क्वेश्चन आया। बेटा पीएन जंक्शन का ये क्वेश्चन तो आप देखना एससीवी बुक में जो सेमीकंडक्टर्स वाला जो चैप्टर है उनका, उसमें आप देखोगे तो वो डिट्टो वही ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन उठा करके एनटीए ने डाल दिया है। डिट्टो सेमीकंडक्टर वाला क्वेश्चन है वो उठा करके उसमें डाल दिया उन्होंने, ठीक है। तो वो क्वेश्चन एज इट इज़ आ गया था। पीएन जंक्शन आपको ही पता है बेटा कि किस डायरेक्शन में करंट अलाउ करेगा, किस डायरेक्शन में नहीं करेगा, तो बस उसी को लेकर के वही फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग वाला कंसेप्ट, बस उसी पर लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया। और सिर्फ क्वेश्चन नहीं, वो एससीवी का बिल्कुल एक जो डिट्टो आया हुआ क्वेश्चन था वो पूछ लिया है।
लास्ट क्वेश्चन जो मॉडर्न फिजिक्स से पूछा गया बेटा 10 क्वेश्चन थे, हम लोग बात कर रहे हैं किस किस टॉपिक पर पूछे गए, आप ये देख सकते हो अलग अलग टॉपिक्स पर आए हैं सिर्फ। पॉजिट्रॉन एमिशन का बेटा एक क्वेश्चन आ गया रेडियो एक्टिविटी वाला, कि अब वो क्वेश्चन बहुत ईजी अगेन। पॉजिट्रॉन जब कोई न्यूक्लियस से निकलता है तो इसका मतलब क्या होता है बताओ, कौन सी चीज़ टूटती है, कौन सी टूटती है, प्रोटॉन टूटता है न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। इसका मतलब क्या हो बेटा कि एटॉमिक नंबर को एक घट जाना है, मास नंबर को सेम रहना है, बस उसको चुन लेना था। अगेन इजी क्वेश्चन। तो ये 10 क्वेश्चन बेटा थे मॉडर्न फिजिक्स के। इसके बाद ऑप्टिक्स पर 4 क्वेश्चंस आए। अब ये देखा जाए, चलो ये 4 क्वेश्चंस कहाँ से आए। ऑप्टिक्स के 4 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन तो आया बेटा लेंस से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। लेंस की पावर मांग ली आपको, बाय कॉन्वेक्स दे दिया, दोनों रेडियस आपको दे दिया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया। यानी बेटा आपको करना क्या था, 1/f = μ2 - μ1/μ1 1/r1 - 1/r2, बस उस फॉर्मूले को बैठा देना था और वहाँ से पावर निकल आनी थी। एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन। ठीक बेटा, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि नीट इतना आसान क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लेकिन पूछा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन पूछा बेटा उन्होंने रिफ्रैक्शन एंगल पर उन्होंने मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया आपको, और फिर ये कहा कि हम एक लाइट रे को गिरा रहे हैं, तो आप बताओ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में कितने का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो उसमें भी कुछ नहीं करना था बेटा, आप साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते, वहाँ से आपको साइन आर मिल जाता, रिफ्रैक्शन एंगल, और जो लाइट रे टकरा करके रिफ्लेक्ट हो रही है वो तो हमेशा इंसिडेंट एंगल के ही बराबर उसका रिफ्लेक्शन एंगल होगा, तो आपको रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल मिल जाना था। बहुत आसान क्वेश्चन अगेन। फिर एक क्वेश्चन पूछा है TIR पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। बेटा ये भी आसान क्वेश्चन ने क्या बोला आपको, 2 मीडियम दे दिए, उन दोनों में वेलोसिटी ऑफ लाइट दे दी, और फिर आपसे मांग लिया कि बताओ उस इंटरफेस पर, उन दोनों मीडियम के इंटरफेस पर क्रिटिकल एंगल कितने का है, यानी TIR वाली कंडीशन। तो बेटा आपको पता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू v1 बाई v2, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1/2। इस फॉर्मूले पर बैठा देना था। आर की वैल्यू 90 डिग्री होनी है, चूँकि आप क्रिटिकल एंगल की बात कर रहे हो, बैठा के आ जाना था आंसर। कैसा चल रहा है पेपर फिलहाल? बेटा ईजी चल रहा है। जिस बच्चे ने भी साल भर तैयारी की होगी, सिंसियरली तैयारी की होगी बेटा, उसको ये पेपर एकदम हलवा लगा होगा। वो मतलब वही बात हो गई कि वो तो 20 किलो उठाने के लिए तैयार होकर के गया था एग्ज़ाम में, और एग्जामिनर ने कहा 5 किलो 6 किलो 8 किलो उठा के दिखाओ। ये वो कंडीशन है। जो बेटा जो लास्ट में हम लोगों ने अपने इस यूट्यूब चैनल पर जो फार्मूला वाले जो रिवीजन किया था, वो बहुत इफेक्टिव रहा होगा। और वो बेटा अभी तो बात हम लोग नीट की कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन बाद जेई मेंस होने जा रहा है, 3 दिन बाद जेई मेंस होने जा रहा है, लास्ट अटेम्प्ट इस साल का। उन बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल होगा। कौन सा बेटा? वो जो फॉर्मूले वाला का रिवीजन हम लोगों ने किया, जिसका एक पूरी प्लेलिस्ट है, रिवीजन ऑफ फिजिक्स थ्रू फॉर्मूले, बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ा चैप्टर, या कह लें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो अभी तक यूज़ होता रहा है बेटा, YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उस पर एक क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने, और यानी वेव ऑप्टिक्स पर, और वो भी बड़ा इजी क्वेश्चन पूछ लिया। वो उन्होंने कह दिया कि इतने सेपरेशन में अगर इतने ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस हैं तो आपने ये चेंज कर दिया, बताओ अब कितना होगा। तो ले दे कर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये भी था, बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। हमें उस गैप को निकाल लेना था, और उसके बाद जो आप चेंज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो गैप कितने का हो जाएगा, रेशो लेकर के जो कॉमन वैल्यूज़ थी कट जानी थी। यानी बेटा ऑप्टिक्स भी ईजी आया, ऑप्टिक्स में भी कोई क्वेश्चन टफ नहीं आया। फ्लूइड से 2 क्वेश्चंस आए। फ्लूइड से 2 क्वेश्चंस आए बेटा। एक क्वेश्चन आया टर्मिनल स्पीड पर, जो वो फॉर्मूला होता है जो, कौन सा बेटा, जिसमें टर्मिनल स्पीड निकलती है, स्टोक्स लॉ। एक आया स्टोक्स लॉ पर कि बेटा जब किसी चीज़ को तुम ड्रॉप करते हो, किसी बॉल को, तो वो एक समय बाद पहले तो उसका वेट डोमिनेट कर रहा होता है, बैंड फोर्स ऊपर लग रही है, लेकिन जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, विस्कस फोर्स बढ़ती जा रही है, एक समय ऐसा आ जाता है कि वो अपनी स्पीड को कांस्टेंट कर लेता है, और दैट स्पीड, कुछ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड टर्मिनल स्पीड। तो उसी को एग्जामिनर ने ग्राफ दे के मांग लिया। एक क्वेश्चन आया यानी टर्मिनल स्पीड पर, यानी स्टोक्स लॉ पर वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन देके। एक क्वेश्चन पूछा गया बेटा एक्सेस प्रेशर पर।
एक्सेस प्रेशर यानी आपको क्वेश्चन ने ये दे दिया कि भाई एक सोप बबल है, अगर उसका रेडियस बढ़ रहा है तो उसके अंदर के प्रेशर पर क्या असर पड़ेगा। तो बेटा फिर वही चीज़ है, एक्सेस प्रेशर यानी P2 माइनस P1, सोप बबल है इसलिए 4S/R। लेकिन हमें तो सोप बबल के सरफेस टेंशन से कोई मतलब नहीं था, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि अगर वो रेडियस बढ़ रहा है तो अंदर के प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा। यानी अगेन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, P2 माइनस P1 इक्वल टू 4S/R, सिर्फ ये कंसेप्ट चलना था। यानी बेटा इसमें फॉर्मूले का बहुत यूज़ था इस वाले पेपर में। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से एक क्वेश्चन आया, थोड़ा सा वो उसको उन्होंने उस पर डाल के असर्शन रीजन पे, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पर इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया, वो शेयरिंग मॉड्यूलस को रिलेट करके, थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसको। एक ही क्वेश्चन पूछा गया, असर्शन रीजन पर वो रखा गया, शेयरिंग जो मॉड्यूलस होता है उसको रिलेट करते हैं, वो भी एक थ्योरेटिकल टॉपिक पर था। आगे बढ़ते हैं इस पर। थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बेटा इतनी बड़ी यूनिट है, थर्मोडायनेमिक्स अगर कहा जाए फिजिक्स में तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के बाद सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है। उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे एग्जामिनर ने, यानी कंप्लीट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, कंप्लीट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में देखा जाए तो एग्जामिनर ने सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे। और वो 2 क्वेश्चंस कहाँ से पूछे भाई? एक तो वो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम पर, क्योंकि इतना अगर वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हट जाएं तो वो कितना वॉल्यूम लेगा, बेटा सिंपल PV इक्वल टू nRT वाले कंसेप्ट पर निकल जाना था उसका वॉल्यूम। और एक पूछा है उसने ग्राफ पर, मतलब आपको ग्राफ दे दिया गया इनिशियल से फाइनल कंडीशन का, तो बेटा आपको पता है आइसोबारिक है तो क्या होगा, आइसोकोरिक है तो क्या होगा, आइसोथर्मल है तो क्या होगा, एडियाबैटिक है तो क्या होगा। यानी कंपेयर तो ले दे करके उसमें सिर्फ करना था आइसोथर्मल और एडियाबैटिक को, और उसमें बेटा आपको पता है किसका स्लोप ज़्यादा होता है, एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा होता है। तो वो 4 दिखा करके उसने पूछ लिया कि बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ एडियाबैटिक का है। तो बेटा अगेन एक इजी क्वेश्चन था, जिस बच्चे ने भी बेटा तैयारी अच्छे से कर रखी होगी उसको तो ये पेपर बहुत ईजी लगा होगा। थर्मोडायनेमिक्स से 2 ही क्वेश्चन आए। करंट से, यानी इलेक्ट्रिक करंट से, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से, इससे 3 क्वेश्चन आए। हाँ 3 क्वेश्चन। एक आया बेटा पावर थ्रू रेजिस्टेंस का। पावर थ्रू रेजिस्टेंस में एग्जामिनर ने ये बोला कि 2 रेजिस्टेंसेज हैं, उनको हमने बैटरी से लगाया है, उनमें जो पावर जाएगी उसका आप रेशियो बताओ। तो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, V²/R होगी पावर, V²/R होगी पावर। तो बस उसी को ले दे के उसको रेशियो लेकर के V² को कैंसिल हो जाना था, रेजिस्टेंस के जो रेशियो थे मिलते हम लोगों को, वहीं से हमें पावर मिल जानी थी। एक आसान क्वेश्चन था। व्हीटस्टोन ब्रिज का बेटा कंसेप्ट पर क्वेश्चन आया, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस कंडीशन होती है बस उसी पर ले दे करके क्वेश्चन पूरा फ्रेम था। हाँ वो थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना के उन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश जरूर की, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज का तो आप बेटा कंसेप्ट जानते हो कि अगर इधर का जो रेशियो है वो उधर के रेशियो के बराबर हो जाए तो बीच वाला जो आर्म है इसका बेटा कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि वो उसमें से कोई करंट फ्लो ही नहीं करता। तो ले दे करके उसी पर एक क्वेश्चन था। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप देखो तो ना पोटेंशियोमीटर पूछा इन्होंने, ना वोल्ट मीटर पूछा, ना चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पूछा, ना कम्बिनेशन ऑफ सेल पूछा, कुछ भी नहीं। यानी जितने इंपॉर्टेंट यूनिट्स थी उन सबको इन्होंने दरकिनार कर दिया। सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी दरकिनार कर दिया, डॉपलर इफेक्ट को दरकिनार किया, साउंड को टच ही नहीं किया, मतलब जितने इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती थी उनको तो टच ही नहीं किया। हाँ एक क्वेश्चन और आया बेटा, वो पूछा गया रेजिस्टेंस का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ में। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया। तो मेटल्स में तो क्या होता है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ में बढ़ता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में वो घटता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, तो उसके कारण तो वो पूछ लिया गया सीधे से बेटा 4 ऑप्शन बना करके। तो वो भी बड़ा इजी क्वेश्चन था, क्योंकि मेटल्स अगर होंगे तो उसमें तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ में बढ़ेगा, लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं बेटा उसमें क्या होता है, वो घटता है। मैग्नेटिज्म से 3 क्वेश्चन आए। चलो अभी देखेंगे कि ये कौन से क्वेश्चन है। मैग्नेटिज्म से 3 क्वेश्चन आए। मैग्नेटिज्म के 3 क्वेश्चन बेटा कौन कौन से हैं? एक उन्होंने बायट-सावर्ट लॉ और कुलम्स लॉ को रिलेट करते हुए थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया। तो बायट-सावर्ट लॉ यानी जो नॉन यूनिफॉर्म अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए। कुलम्स लॉ आप जानते हो पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, तो उसको रिलेट करके एक क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम कर दिया। थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन था वो। दूसरा क्वेश्चन एक बहुत सिंपल क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड एक सॉलिड वायर में पूछ ली। तो मैग्नेटिक फील्ड एक सॉलिड वायर में, तो बेटा सॉलिड वायर में मैग्नेटिक फील्ड
जब आप सेंटर से यानी एक्सिस से जाते हो सरफेस तक, तब तक वो लीनियरली बढ़ती है और उसके बाद फिर वो डिक्रीज करती चली जाती है। ये भी बेटा हम लोगों ने जो पीछे क्लासेस इस चैनल पर, फिजिक्स मूनशॉट के यूट्यूब चैनल पर जो हम लोगों ने लास्ट में कुछ क्लासेस ली हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने बस उसको अच्छे से अटेंड किया होगा तो उसको वो अच्छा स्कोर करके आया होगा, वो पेपर बिल्कुल फोड़ के आया होगा। एक क्वेश्चन पूछा मैग्नेटिक फील्ड में ही, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला या फार्मूले का एप्लीकेशन। बेटा म्यू नॉट एन आई बैठा देना था बस। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट शायद मिलीमीटर दे रखी थी, 100 टर्न पर मिलीमीटर, तो उसको बेटा आपको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेना था और उसके बाद करंट दिया हुआ था, म्यू नॉट एन आई चला देना था, सिंपल सोलेनॉइड के अंदर फील्ड का फॉर्मूला आ जाता। चलो बेटा हम लोग बस एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। ईएमआई और एसी एक बड़ी यूनिट है, लेकिन ईएमआई एंड एसी बेटा एक बड़ी यूनिट है, इससे 4 क्वेश्चंस आए। अभी हम लोग फिर इसके निचोड़ की बात भी करेंगे बेटा, इसके एक जिस्ट की बात भी करेंगे और एग्जामिनर किस पैटर्न पे सोच रहा है, कैसे पेपर उसने फ्रेम किया है, हम लोग उसकी बात भी करेंगे और फिर इसका क्या इफेक्ट होने जा रहा है और इसका क्या कंपैरिजन है और जो आगे वाले बच्चे हैं 2023 के लिए उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी। अब इसके बाद हम लोग वो बात करने चल रहे हैं। ईएमआई और एसी बेटा इसमें एक क्वेश्चन आया इंड्यूस्ड करंट का, वो आपको पूरी कहानी इसमें दे दी गई और फिर पूछा गया है कि इंड्यूस करंट बताओ, यानी उसमें से बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल करके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना था, हमें इंड्यूस करंट मिल जाता, यानी वो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही था। मैग्नेटिक फ्लक्स का एक क्वेश्चन आया, वो तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आपको कॉयल दे दी गई और ये कहा गया कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, बेटा कॉयल का एरिया निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, मल्टीप्लाई करो, मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाना था। एक क्वेश्चन पूछा गया है एसी की आरएमएस और पीक वैल्यू को रिलेट करते, बेटा अब इससे आसान क्वेश्चन क्या आएगा, इससे आसान क्वेश्चन क्या आएगा। एसी में आरएमएस और पीक वैल्यू को रिलेट कर रहे हो तो आप जानते हो एसी के चाहे वो वोल्टेज की बात हो चाहे करंट की बात हो, वो पीक वैल्यू बाय √2 होती है आरएमएस वैल्यू, तो उसको रिलेट करना बेटा ये तो वो चीज़ है जो कि बिल्कुल अगर सिर्फ किसी ने क्लास 11-12 को भी ध्यान से पढ़ा होगा तो भी वो नहीं भूलेगा, तो भी वो सही कर लेगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया बेटा एलसीआर सर्किट पे, एलसीआर पर वो रेजोनेंट सर्किट कब होता है, जबकि जो नेट रिएक्टेंस होता है बेटा वो 0 हो जाता है, यानी एक्सी और एक्सएल एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो वहाँ से आपको एक फ्रीक्वेंसी रिलेशन पता है और जो एलसीआर सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है वो रिलेट करनी है, दोनों को आपस में कंपेयर कर लेना था, यानी बहुत ईजी क्वेश्चन वो भी था। तो बेटा ईएमआई एसी के 4 क्वेश्चंस और लास्ट एक क्वेश्चन बस बच गया, ये टोटल जोड़ोगे बेटा 50 आ जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने ग्रेविटेशन पे, ग्रेविटेशन में भी जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा वो एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा, जैसे F=QE होता है, तो अगर हमारे पास फोर्स मौजूद हो और चार्ज मौजूद हो तो बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं F/Q। बिल्कुल वैसे ही अगर हमारे पास फोर्स मौजूद हो, हमारे पास मास मौजूद हो, तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल सकते हैं, F=ma कह सकते हो उसको आप। तो F पता था, मास पता था, E निकालना था, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना था। तो बेटा ये देखा जाए, ये अपने हो गए 50 क्वेश्चंस। यस, ये अपने 4, 12, 16, 19, 20, 30, 36, 37, 39 और ये हो गया अपना 40 एंड 50। तो ये क्वेश्चंस थे बेटा 50 क्वेश्चंस जो कि इस नीट 2022 में पूछे गए। अब देखते हैं बेटा इसका थोड़ा ये तो पेपर का हम लोगों ने एक एनालिसिस किया। अब देखा जाए, अब बात की जाए कि ओवरऑल एग्जामिनर ने किया क्या है। एग्जामिनर ने क्वेश्चंस सिंपल रखे हैं लेकिन उन्हें बिल्कुल स्कैटर कर दिया है, बिखरा दिया है। एग्जामिनर ने थोड़ा सा बच्चों को चौंकाया भी है। कैसे? उसने जो कन्वेंशनल टॉपिक्स होते थे जिन पर कि बच्चे ज़्यादा ध्यान देते थे, वो उन टॉपिक्स को उसने टच नहीं किया है। ठीक, तो बेटा ओवरऑल जो पेपर है वो इस बार का अगर कहा जाए तो 2021 के कंपैरिजन में इजी है। अच्छा बेटा, चूंकि बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तैयारी करने के लिए, बेटा इस पेपर को तो मई में होना चाहिए था ना, तो ये पेपर जाकर के 17 जुलाई को हो रहा है। तो जिन बच्चों की तैयारी एक लेवल पर रही होगी उन्होंने तो और अच्छी तैयारी कर ली होगी, उन्होंने तो और अच्छी प्रिपरेशन की होगी। अच्छा, पेपर चाहे बेटा ईजी आए चाहे टफ आए, चाहे ईजी आए चाहे टफ आए, ठीक है, उसका मेरिट के पर तो असर पड़ता है, लेकिन जो सिलेक्शन वाले बच्चे हैं वो दोनों में ही परफॉर्म करते हैं।
क्योंकि अगर इजी पेपर आया है तो वो मेरिट को और उठा ले जाएंगे, वो पेपर को जल्दी कर लेंगे, उन्होंने बल्कि पेपर को रीचेक भी कर लिया होगा। ठीक, तो जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी के जिनकी तैयारी अच्छी थी उनको तो आपने 2 महीना एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। तो ऑब्वियसली बेटा इस बार जो एक्सपेक्टेड है वो मेरिट हाई जाने का ही है। जो मेरिट बच्चे उठाएंगे वो मेरिट फिर इस बार लग रहा है कि वो ऊपर ही जाएगी, मेरिट और ऊपर ही जानी है। बेटा इस बार भी ऐसा होगा कि कुछ बच्चे तो ज़रूर 100% स्कोरिंग मारेंगे, 720 में 720 मारेंगे। अब बेटा बात करें ज़रा हम लोग, ये तो पेपर हो चुका, अब तो इसमें जो जिसने जो किया है सो किया है। अब बेटा आंसर्स भी आप नेट पर अवेलेबल हैं, अब आप देख सकते हो। अगर बेटा किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर कोई डाउट हो तो आप उसको फिजिक्स मूनशॉट का जो ऐप है उस पर भी पोस्ट करके पूछ सकते हो, या इसके कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। अब बेटा बात करें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात 2023 वाले बच्चों के लिए। जो 22 का है वो तो हो गया, अब जो होना था हो गया। अब वो तो जैसे होता है ना, नेताओं का भविष्य ईवीएम डब्बे के अंदर बंद, तो बेटा बच्चों का भविष्य अब उस ओमार शीट के अंदर बंद। अब बात आती है बेटा कि आगे का क्या है। ठीक है, अब आपको इससे एक अंदाज़ा मिल गया होगा कि आपका नंबर कितना आ रहा है। ठीक है ना, अब आपको 1-2 दिन के अंदर अंदर बेटा आपको पता चल जाएगा कितना मार्क्स आ रहा है। तो जो भी बच्चे अगर उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ रहे हो ड्यू टू वट एवर रीज़न, तो बेटा बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2023 की लड़ाई और कठिन हो जाएगी। सर आप तो डरा रहे हैं। नहीं बेटा, क्यों? अब आप सोचो 2023 का एग्ज़ाम तो मोस्ट प्रोबेबली, ईश्वर करे कोरोना जैसा कोई बवाल फिर ना हो, तो बेटा वो तो अपने टाइम पर होगा ना, वो अपने टाइम पर होगा, यानी मई में होगा ना। और इस बार का एग्ज़ाम जुलाई 17 तारीख को हो रहा है, यानी आप कह लो जुलाई के लगभग आप लास्ट की तरफ बढ़ रहे हो। तो जो बच्चे अगर कुछ नंबर से जिनका सिलेक्शन रह जाएगा 22 में, वो तो लास्ट में भी अपनी स्पीड को पकड़ के काम चला लेंगे। लेकिन वो बच्चे जिनका नंबर अगर कम आ रहा है, जिनका 300 आ रहा है, 350 आ रहा है, 400 आ रहा है, तो बेटा उनको तो थोड़ा सा अभी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो वो अगर टाइम वेस्ट कर देंगे अपना, तो आगे चल करके उनके लिए लड़ाई और कठिन हो जाएगी। तो बेटा करना क्या है कि अगर हमारा नंबर उतना नहीं मिल पा रहा है या लग रहा है कि उतना स्कोरिंग नहीं आ पाएगी, तो टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फिर से जुट जाना है। और बेटा कंपटीशंस में एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि एक साल ड्रॉप कर रहे हैं, एक साल लॉस हो रहा है। अगर ज़रूरत पड़ रही है तो हम बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, अपनी रैंक को और अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। और बेटा सफलता असफलता ये लाइफ का हिस्सा है। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तो अगर किसी का कोई नंबर कम आ रहा है तो कम से कम उसको सीखने को तो मिला, उसे पता तो चला कि कहाँ पर गड़बड़ी है। इसलिए उससे बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, उससे बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना है, फिर जुटना है, पूरी ताकत के साथ जुटना है और अपनी कमियों को रिमूव करते हुए जुटना है। ये बात बेटा मैंने किससे कही है? जो 2023 की तैयारी करेंगे बच्चे उनसे। ठीक है, तो बेटा ये नहीं सोचना है कि अभी से ये मान के बैठ गए हैं क्या कि 2022 में नहीं होगा। तो बेटा मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका 2023 में प्रिपरेशन करनी है, जिनको उनके लिए, तो वो लोग बिल्कुल लेट नहीं करें, वो इमीडिएट स्टार्ट करें। ठीक है, तो बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर करो और इसमें कुछ कमेंट लिख के बताओ ये तुम्हारे कितने काम आया और कुछ इसमें और सुधार की ज़रूरत है क्या तुम लोगों को, या कुछ और हेल्प चाहिए क्या, कुछ और सजेशन चाहिए क्या। इट इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। ठीक है, तो बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखो एंड विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अभी उम्मीद रखो सिलेक्शन होगा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।